तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल से लेकर ज्योग्राफी का एक और चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो बड़ा सिंपल चैप्टर है यार, और इस चैप्टर की कवरिंग 5-7 नंबर की हो रही है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यार रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स का मतलब होता है एनीथिंग which is useful for us, anything which is useful for us। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम आती है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जिस फोन से ये वीडियो देख रहे हो वो आपके लिए रिसोर्स है, ये पेन मेरे लिए एक रिसोर्स है, ह्यूमन भी तो एक रिसोर्स ही होता है। तो रिसोर्स यानी वो कोई सी चीज जो हमारे काम आ रही है। फिर देखें रिसोर्स किस किस तरह से डिवाइड की जाती है। रिसोर्स को डिवाइड करते हैं पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग बीइंग, लिविंग रिसोर्सेस, जैसे लिविंग में होगा ह्यूमन रिसोर्स हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। एबायोटिक में नॉन लिविंग आ गए, मिनरल्स आ गए, रॉक्स आ गई। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसमें रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी जिसको रिन्यू कर सकते हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर। नॉन रिन्यूएबल जिसमें आप रिन्यू नहीं कर सकते, रिप्लेनिश नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं बना सकते, कोल, पेट्रोलियम। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसे कौन ओन कर रहा है? इंडिविजुअल, अकेला, जैसे आपका फोन अकेला है। कम्युनिटी, मान लेते हैं आप जिस एरिया में रहते होंगे वहां एक गार्डन होगा, तो वो गार्डन एक पूरे कम्युनिटी का है, पूरे ग्रुप का है। नेशनल, नेशनल यानी जो देश ओन कर रहा है, जैसे ताजमहल इंडिया का पार्ट है। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी पूरे वर्ल्ड का ओन कर रहा है, जैसे प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक रिजर्व। ये हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये तो सिर्फ इन्हें नाम हमें पता होना चाहिए। फिर हम देखें कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है। देखो, आज से अगर आप बहुत साल पहले जाते हो तो इंडिया हो गया, वर्ल्ड हो गया, यहाँ पर रिसोर्सेज की जो क्वांटिटी थी ना वो बहुत लिमिटेड थी। और रिसोर्सेज की ये मेन प्रॉब्लम भी है, क्वांटिटी लिमिटेड है तो यानी आपको कहीं ना कहीं उस क्वांटिटी से ही सबसे मैक्सिमम आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक समिट किया जाता है। ये समिट होता है ब्राजील के अंदर, रियो डी जेनेरियो ब्राजील समिट। ये किया जाता है 1992 के अंदर, जून 1992 के अंदर। 100 से ज्यादा हेड्स यहां पर मिलते हैं और ये एक एजेंडा अडॉप्ट करते हैं, जिस एजेंडा का नाम होता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट करता है कि किस तरीके से विश्व के अंदर रिसोर्सेज को ऐसे यूज किया जाए कि फ्यूचर जनरेशन में भी वो रिसोर्सेज मिल सके उनको भी। तो देखो ये ब्राजील के अंदर हुआ था, इसको इंटरनेशनल अर्थ समिट बोला जाता है। वही क्या क्या एड्रेस किया? अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन्होंने जैसे मैंने बोला एजेंडा 21 अडॉप्ट किया। तो ये सारी चीजें इन समिट के अंदर की गई थी। अब अगर हम देखें जो रिसोर्स प्लानिंग होती है, देखो रिसोर्स हर जगह सेम नहीं मिलती। इंडिया में जो रिसोर्स मिलती है जरूरी नहीं कि वो जापान, अमेरिका, चाइना, रूस के अंदर मिल जाए। और इंडिया के अंदर ही ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्थ में जो रिसोर्सेस मिल रही है सेम रिसोर्स साउथ, सेम रिसोर्स ईस्ट, सेम रिसोर्स वेस्ट में मिल जाए। तो हमें रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से समझ के उसका प्रॉपर प्लान करके सब लोगों में बांटना पड़ता है, सब स्टेट्स के अंदर बांटना पड़ता है। और इसके लिए करी जाती है रिसोर्स प्लानिंग। बट पहले हमें पता होना चाहिए रिसोर्स प्लानिंग की क्या नीड है। देखो आपको अभी पता चलेगा, अगर आप देखो रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या है। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिनरल और कोल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है इन स्टेट्स के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेस का अबेंडेंस है, मतलब बहुत ज्यादा है। बट देखो इनमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना मशीनरी नहीं है। राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंस है, बट वाटर रिसोर्सेस नहीं है। फिर आप देखो कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख पूरे इंडिया से आइसोलेट रह जाता है, बट इट हैज अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, बट वाटर की डेफिशिएंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी है। तो कहीं ना कहीं किसी देश के पास क्या है, किसी स्टेट के पास क्या है, हर उंगली तो सबके पास नहीं है। इसके लिए करी जाती है रिसोर्स प्लानिंग।
देखो रिसोर्स प्लानिंग जो होती है पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बड़ी मिनिस्ट्री का काम है, और क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है तो हम इसको बोल सकते हैं वी विल क्लासिफाई दिस इन द यूनियन लिस्ट, जो हमने सिविक्स में पढ़ा था। अब रिसोर्स प्लानिंग करते कैसे हैं, देखो 3 स्टेप्स है, हमेशा याद रखना, ये बहुत एग्जाम में आता है। पहला स्टेप, आप रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई इन द सेंस देखोगे कि भाई कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वालिटी है, कितना इस रीजन में मिलता है, और ये सब देखने परखने से आपको पता चलेगा कि रिसोर्स किस तरीके से किस एरिया में ज्यादा है कम है वो सब। सर अभी करेंगे कैसे, इसके लिए मैपिंग करी जाएगी, सर्वे किए जाएंगे, क्वांटिटी एग्जामिनेशन होगा, क्वालिटी एग्जामिनेशन होगा, उन सब कर करके लगभग रिसोर्सेज का एक पूरा का पूरा लेखा जोखा हमारे पास आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस, जिसमें आप सर्वे, मैपिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी ये सब देखोगे। अब सर जब आपने ये सब कर लिया उसके बाद आप एक प्लान बनाओगे, जिस प्लान को बोलेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। क्या बोलोगे, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के तहत आप अलोकेट करोगे कि भाई इतना रिसोर्स यहाँ, इतना रिसोर्स यहाँ, ऑन पेपर होगा कि इतना पैसा इस रिसोर्स में, इतना पैसा इस रिसोर्स में। तो देखोगे इवॉल्विंग अ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो हम ये कर देंगे और फिर यहां बनाएंगे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। सर थर्ड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप होगी ये जो आपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया, इस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को पूरे देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान जो गवर्नमेंट बनाती है, पूरे देश का प्लान, उस प्लान से आपको मैच करना पड़ेगा। तो देखो थर्ड क्या हो जाएगा, मैचिंग द प्लान विद ओवरऑल नेशनल प्लान। ओवरऑल नेशनल यानी पूरे देश का जो प्लान बनता है उससे। तो पहले आइडेंटिफाई कर लिया, रिसोर्स का प्लान बना लिया, थर्ड क्या कर लिया, मैचिंग। ठीक है, इस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग होती है। फिर आता है यार कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर रिसोर्सेस बचानी ही क्यों है, वाई वी आर नीड टू सेव द रिसोर्सेस, क्यों हम कंजर्वेशन की बात करते रहते हैं। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। देखो पहले तो रिसोर्सेस आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, are in limited quantity and for future generation we have to save this। किसके लिए सेव करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए। फिर रिसोर्स सेव करने से अ वैरायटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस हो गया, और आप बोल सकते हो ह्यूमन रिसोर्स हो गया, आप इन पर भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लेते हो। फिर आप कंजर्वेशन करने से कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट कर रहे हो। तो देयर आर पॉइंट्स जहां पर हम यही बात करते हैं कि रिसोर्स को बचाना क्यों जरूरी है। एक तो फ्यूचर जनरेशन के लिए, इफेक्टिव एफिशिएंट यूज के लिए, वर्ल्ड में अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो रिसोर्स को सेव करने के काम आते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे लैंड रिसोर्स के ऊपर। ये हमारे इंडिया में लैंड रिसोर्स किस तरीके से है। देखो हमारे इंडिया में 3 तरीके से लैंड रिसोर्स को क्लासिफाई किया जाता है। जो फर्स्ट किया जाता है वो किया जाता है प्लेन्स, फिर है माउंटेन्स एंड फिर है प्लेट्यू। प्लेन्स का मतलब होता है सपाट एरिया, सीधा एरिया। यूजुअली प्लेन्स एरिया पे ज्यादातर एग्रीकल्चरल, बिल्डिंग, मशीनरी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होती है, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, ये सब उस पे ही बनता है। अच्छा अब माउंटेन्स देखें, अच्छा पहले प्लेन्स देखें तो लगभग 43% प्लेन्स ही है, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो जाएगी, ये सारा इससे हो जाता है। माउंटेन्स लगभग 30% हमारे देश में माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं और अदर माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स बेसिकली रिवर का फ्लो मेक श्योर करते हैं, और आपको ही पता है ये रिवर के सोर्सेस होते हैं। माउंटेन्स टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो ये हैं, और आपको ये भी पता है ये डिफेंस में भी काम आते हैं, दुश्मन देशों से बचाने के लिए। फिर है प्लेट्यू, लगभग 27% जो जमीन है वो प्लेट्यू के अंदर है। यूजुअली प्लेट्यू मिनरल्स और जो ओर्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा काम आता है।
तो 30% माउंटेन्स है, 27 प्लेट्यू है और जो 43 है वो क्या है, प्लेन्स है। आगे बढ़े, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लैंड किस तरीके से यूज किया जाता है। देखो इसको याद नहीं करना है, यूजुअली इसका एक अलग तरीके से क्वेश्चन आता है तो वो हमें आना चाहिए। तो देखो पहला है कहां कहां लैंड यूज होता है। पहला जंगल, ये काम का जमीन नहीं है, फॉरेस्ट है, जंगल है, बट हाँ फॉरेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, फूड चेन, ऑक्सीजन सप्लाई, ये सारी चीजें। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें दो आते हैं, एक आता है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन का मतलब क्या होता है सर, बंजर जमीन जो काम की नहीं है। फिर एक आता है लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी एग्रीकल्चर में यूज नहीं किया जा रहा, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई। तो पहला फॉरेस्ट में क्लासिफाई किया, फिर लैंड नॉट अवेलेबल में बैरन डाला और बिल्डिंग रोड्स डाल दिए। फिर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अभी भी अनकल्टिवेटेड लैंड, क्या क्या, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग यानी ये जो गाय बकरी चराते हैं ना वो वाला लैंड। फिर लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, यानी आप बोलो तो जैसे गंदी क्रॉप हो गई, वीड्स जिसको बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, वो अगर ग्रो हो गई। कल्चरेबल वेस्टलैंड, क्या होता है सर कल्चरेबल वेस्टलैंड? कुछ लोग होते हैं ना जो जमीन खरीद लेते हैं, बस उस जमीन पे खेती बाड़ी नहीं करते, ना ही कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं, ना ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो वो ऐसा है कि अपनी जमीन को बस खरीद लिया, तो वो जमीन कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर आती है। याद रखना, इसको 5 साल से ज्यादा के लिए आप खेती बाड़ी से छोड़ देते हो, मतलब अनकल्टिवेटेड फॉर 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स। फिर आता है फैलोलैंड्स। फैलोलैंड्स में दो आते हैं, एक आता है करंट फैलो, जिसमें 1 साल से आपने कम में खेती नहीं करी है। ऊपर वाले में क्या होता है, कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर 5 साल से ज्यादा आपने खेती नहीं करी है। करंट फैलो में 1 साल से कम खेती नहीं करी है। अदर देन करंट फैलो में कौन सा आ जाएगा, 1 से 5 साल। ऊपर वाला 5 साल से ज्यादा, नीचे वाला 1 साल से कम, थर्ड वाला 1 से 5 साल। लास्ट में आ जाता है नेट सोन एरिया, यानी जो आपने खेती बाड़ी करी पूरे देश के अंदर, नेट सोन एरिया, जिसमें आ जाता है एरिया सोन मोर देन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज कॉल्ड एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो जो ग्रॉस यानी सब जोड़ दिया आपने, नेट के अंदर आपने जो जो जोड़ सकते थे वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बैठ जाता है। इसका ज्यादा आता नहीं है, बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। अब लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है यार? डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब जमीन की उपजाऊ गति, या आप ऐसा बोलो तो जमीन जो वो धीरे धीरे खराब होते जा रही है, डिग्रेड होते जा रही है। अब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कारण होते हैं डिग्रेडेशन के, कोई स्टेट में क्या कारण तो कोई स्टेट में क्या कारण। अगर हम देखें तो देखो जैसे माइनिंग साइट्स हैं, माइनिंग साइट्स की वजह से आप देखो तो धूल मिट्टी बहुत निकलती है, जो वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा निकलता है। देखो तो जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहां पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है माइनिंग की वजह से। किसकी वजह से हुआ? माइनिंग की वजह से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमिना, यानी आप ज्यादा ही गाय को चराने दे देते हो तो वो पूरी जमीन का जो मेन लेयर होता है वही खा जाती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, ओवर इरिगेशन, आपको पता है इन स्टेट्स में खेती बहुत अच्छी होती है, पानी डाला जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर डाला जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से भी लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। और फिर देखो तो मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे मिनरल प्रोसेसिंग यानी ये जो मिनरल निकाला उसको प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्री, जैसे लाइमस्टोन है, सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट है, सोपस्टोन है, सिरेमिक इंडस्ट्री, ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डस्ट निकालती है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ, और उससे भी प्रॉब्लम होता है इन द एटमॉस्फेयर। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। ये जो डस्ट है ये लैंड पर सेटल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके ये सारे कारण रहते हैं। सर कंजर्व कैसे करोगे, बचाओगे कैसे? ओवर इरिगेशन को कंट्रोल करो, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करो, केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ने की कोशिश करो। आगे आएंगे तो आएगा सॉइल एज अ रिसोर्स, मिट्टी। देखो ये जो मिट्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सॉइल में हम ये देखेंगे कि हमारे देश के अंदर कितने कितने सॉइल हैं, हर सॉइल का अपना अपना क्या वर्किंग है, कौन सा सॉइल कहाँ पाया जाता है। प्लस सॉइल में एक और चीज याद रखना यार, सॉइल में आप एक लेयर पढ़ते हो, टॉप लेयर होती है, फिर अलग होती है सब सॉइल है, वेदर्ड रॉक है, अनवेदर्ड रॉक है, वो आपको एक बार देखना है, बचपन में आपने 8th या 7th में पढ़ा हुआ है। देखो अब आएंगे धीरे धीरे सॉइल। पहला आएगा एल्यूवियल।
ध्यान समझना, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल पूरे भारत का सबसे वाइड स्प्रेड सॉइल है। वाइड स्प्रेड यानी सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा फैला हुआ सॉइल एल्यूवियल है। एल्यूवियल सॉइल बहुत फर्टाइल है, इसके अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं एल्यूवियल सॉइल आपको नदन साइड पर दिखेगा। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता है। सेकेंडली यहाँ पर 3 मेजर नदियां भी निकलती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो ये एल्यूवियल सॉइल है। देखो, अगर इट इज द मोस्ट वाइडली एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। अब जैसे मैंने बोला पूरा नदन प्लेन्स इनसे भरा हुआ है। 3 रिवर्स हैं, कौन कौन सी? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अच्छा, इनको 2 तरह से डिवाइड किया गया, एक खादर, एक भांगर। एक खादर, एक भंगार। खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल है, भंगार ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है। खादर के अंदर आपको मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और भंगार के अंदर आपको कंकड़ नोड्यूल्स मिलते हैं, पुराने नोड्यूल्स मिल जाते हैं। खादर अच्छा फर्टाइल सॉइल है, ये लेस फर्टाइल सॉइल है। तो अगर आप देखो, जैसे ओल्ड एल्यूवियल में भांगर आ गया एंड न्यू एल्यूवियल में खादर आ गया। मैंने जैसे बोला, भांगर के अंदर बहुत सारे कंकड़ होते हैं, और ज्यादातर खादर के अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं उसको। देखो, एल्यूवियल सॉइल ये पूरा फर्टाइल सॉइल रहता है। ज्यादातर इनके अंदर पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ज्यादातर किसके लिए ग्रो करते हैं यार? ये शुगर केन हो गया, पैडी हो गया, व्हीट हो गया, ये सारी क्रॉप्स जो है ज्यादातर नदन प्लेन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। सेकंड आएगा ब्लैक सॉइल। ये बहुत कॉमन है, हम बार बार पढ़ के भी आ रहे हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। और ब्लैक सॉइल में ऐसी खास बात क्या होती है सर? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। सेम चीज कॉटन के अंदर भी आती है। महाराष्ट्रन एरिया के अंदर, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के एरिया में ब्लैक सॉइल बहुत देखने को मिलता है। इसका एक और नाम रेगुलर सॉइल है। ब्लैक इन कलर, ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। देखो कहां कहां मिलता है? प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारा जो एरियाज है। ब्लैक सॉइल इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। They are well known for their capacity to hold moisture, जैसे मैंने आपको बोला। In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash, lime, ये सारे ब्लैक सॉइल के अंदर आते हैं। ब्लैक सॉइल के बाद देखेंगे रेड एंड येलो सॉइल। नाम से समझ में आ रहा है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। रेड सॉइल यूजुअली आयरन की डिफ्यूजन की वजह से हो जाता है, और उसी में जब हाइड्रेटेड फॉर्म बन जाता है तो वो येलो कलर का बन जाता है। तो देखो, it is developed on the crystalline igneous rocks in the areas of low rainfall, eastern and southern parts of Deccan Plateau. These reddish brown due to diffusion of iron. MCQ में आ सकता है। और जैसे मैंने बताया था, येलो कब होते हैं? when they occur in hydrated form. हाइड्रेटेड फॉर्म में जब आ जाते हैं तो ये येलो कलर बनता है। छोटा सा सॉइल। आगे आएंगे लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट इज कम फ्रॉम लेटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ब्रिक, जिसका मतलब होता है ब्रिक, ईट। तो जैसे मैंने बोला लैटिन वर्ड से आता है, मतलब होता है ब्रिक। ये इंटेंस लीचिंग की वजह से बनता है, और ये ज्यादातर एसिडिक होते हैं। अब सर पीएच लिखा है आपने, एसिड बेस एंड सॉल्ट में साइंस में पढ़ा है। एसिडिक यानी पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा। वेयर दिस सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको ज्यादातर साउथ में देखने को मिलेंगे। ह्यूमस रिच है, बट सेमी एरिड एनवायरमेंट्स में इनका ह्यूमस बहुत पुअर है। लेटराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में ज्यादातर आपको मिल जाते हैं, और क्रॉप्स जैसे कैश्यू नट मिल जाते हैं। इसके बाद देखें एरिड सॉइल, सूखा सॉइल, ज्यादातर राजस्थान के एरिया में दिख जाता है और गुजरात का वेस्टर्न पार्ट में दिख जाता है। लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, ज्यादातर खेती करने में मुश्किल पड़ती है इरिगेशन की वजह से। तो देखो पहले तो रेड टू ब्राउन इन कलर रहता है, जनरली सैंडी इन टेक्सचर, सलाइन इन नेचर, जहां हाई सॉल्ट कंटेंट है और कॉमन सॉल्ट इनको मिल जाता है। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवोपोरेशन बहुत फास्टर है। ऑब्वियसली बात है, हाई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर है तो इवोपोरेशन फास्ट है। एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। अगर हम इसको प्रॉपर पानी दें तो कहीं ना कहीं इससे भी आप खेती बाड़ी तो कर सकते हो। कहां पर? वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। इसके बाद देखें फॉरेस्ट सॉइल, नाम से ही समझ में आ रहा है, ज्यादातर जंगल हो गया, माउंटेन्स हो गया वहां पर। अब यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो ये भी एक चीज रहती है। देखो फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल in the snow covered areas. These soils experience denudation and acidic
विद लो ह्यूमस कंटेंट। जहां स्नो रहता है तो यहाँ एसिडिक कंटेंट बहुत आप बोल सकते हो लेते हैं और लो ह्यूमस आ जाता है। अब ये कुछ मैप है, जिस मैप में ये बता रहा है कि कौन सा सॉइल कहाँ है। तो अगर हम सबसे पहले देखें, हमने पहला कौन सा देखा था सर, एल्यूवियल। तो जो लाइट ग्रीन कलर का ये वाला, ये नदर्न प्लेन्स में आप देखोगे तो ये एल्यूवियल सॉइल मिल जाएगा। फिर हमने देखा था ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल देखो तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमने देखा था रेड एंड येलो, जो इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा सदर्न बाउंड्रीज के ऊपर, आंध्र प्रदेश के अंदर, केरला, तमिलनाडु के अंदर। लेटेराइट सॉइल फिर देखे थे, जो आप थोड़ा थोड़ा इधर है ईस्टर्न साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा, हल्का हल्का कोस्टल एरियाज में ये देखने को मिल जाता है। एरिड सॉइल सूखा, राजस्थान गुजरात में देखा था। माउंटेन सॉइल नॉर्थ में देखा था और थोड़ा थोड़ा ईस्ट में भी आ जाता है। फिर आता है यार सॉइल इरोजन। क्या होता है सर ये सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन का मतलब होता है द वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल, टॉप सॉइल, कि जब सॉइल की जो टॉप लेयर है अगर वो वॉश डाउन हो जाए। अब सर आर्टिफिशियल या मैनमेड तरीके से भी होता है प्लस नेचुरल तरीके से भी होता है। नेचुरल में विंड है, वाटर है, आर्टिफिशियल में अगेन आपका ओवर इरिगेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, ओवर केमिकल यूजेस ऑफ, मतलब केमिकल आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो अल्टीमेटली उससे सॉइल खराब होता है, सॉइल का इरोजन होता है। और सॉइल का जब इरोजन होता है तो उसको सही करना भी हमारा ही कर्तव्य है। तो फार्मर वगैरह कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। तो देखो पहले तो जैसे मैंने बोला द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर या द वॉशिंग सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। देखो जैसे मैंने बोला ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सारी नेचुरल फोर्सेस भी है, विंड है, ग्लेशियर है, वाटर है, इससे भी कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन बहुत होता है। अच्छा एक और होता है रनिंग वाटर, जैसे जो पानी चल रहा है तो वो ज्यादातर गड्ढे बना देता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है तो उसको बेसिकली आप गलीज बोलते हो, ठीक है। फिर समटाइम वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया, एक स्लोप से शीट की तरफ फ्लो होने लगता है, इसको बोला जाता है शीट इरोजन, ठीक है। अब इनको सही करने के अपने अपने तौर तरीके हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। क्या क्या तौर तरीके हैं? पहला तरीका है कंटर प्लफिंग, फिर है टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स। सिंपल सिंपल है, बचपन में भी पढ़े हुए हैं। देखो अगर हम कंटर लाइंस का ऐसा कुछ स्लोप में बना ले तो आप देखोगे कि ये कंटर प्लफिंग किस तरीके से वर्क करता है सॉइल इरोजन में। देखो मैं फोटो दिखाता हूं आपको, ये कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो एक सीडी टाइप जो स्ट्रक्चर बना दिए थे ना, तो इस तरीके से कंटर प्लफिंग वर्क कर जाता है सॉइल इरोजन को मेंटेन सही करने के लिए। फिर स्लोप्स बनाया जाता है, टेरिस में किया जाता है ज्यादातर, जो हिमालय रीजन होते हैं जो ऐसे सीधी रहती है, आप बोल सकते हो सीधी चढ़ाई रहती है, तो वहां पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एज अ गुड एग्रीकल्चरल पैटर्न। आप अगर देखो तो कुछ इस तरीके से आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जहां पर सॉइल इरोजन ऐसे बच जाता है। फिर अगर आप देखो लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, एक स्ट्रिप्स बना देते हो बड़ी बड़ी फील्ड्स को, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली स्ट्रिप क्रॉपिंग। फिर एक प्लांटेशन होता है ट्रीज का एक सीधी लाइन के अंदर, जिससे जो विंड का फोर्स होता है वो थोड़ा सा वीकन हो जाता है, तो आप ऐसे प्लांट सीधी सीधी लाइन में लगा दो, इसको आप बोलते हो यूजुअली शेल्टर बेल्ट्स। तो कुछ इस तरीके से कंटर प्लफिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स, ये बहुत सारे तरीके होते हैं। साथ ही साथ ओवर इरिगेशन को कंट्रोल करना, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना, डिफॉरेस्टेशन की जगह एफॉरेस्टेशन करना, काफी सारी चीजें होती है जिससे कहीं ना कहीं हमारा सॉइल इरोजन को बचाया जा सकता है। तो ये वाला था इस चैप्टर के अंदर। इसमें थोड़ा टाइप्स ऑफ सॉइल पे बच्चा लोग ध्यान देना, रिसोर्स प्लानिंग पे ध्यान देना, लैंड डिग्रेडेशन पे ध्यान देना, और सॉइल इरोजन का ये लास्ट का पार्ट जरूर ध्यान देना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक पे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।